नमस्कार दोस्तों, एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। हमारी एक छोटी सी मुहिम और आप लोगों का प्यार और सहयोग मिला तो ज़रूर इस मुहिम को आपकी सफलता तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। और हमारे जो भी अनुभव रहे अभी तक सेवा में, स्ट्रगल से लेकर सेवा में आने तक और आगे भी जारी है, तो हम अपने अनुभव आप लोगों के बीच में शेयर करते हैं। और हमारी जो आज का हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को हमारे जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में ही पता चल रहा होगा कि वाटर सेट मैनेजमेंट। हमारा एक टारगेट है कि हर सब्जेक्ट के जो मेजर टॉपिक हैं, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर आपको पहुँचाया जाए और उसके कीवर्ड्स, क्वेश्चन को टैकल करने के तरीके से आपको रूबरू कराया जाए, ताकि किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन आए तो आप किसी भी कंडीशन में मात ना खाएं और क्वेश्चन हर हाल में निकले। कभी कभी क्या होता है कि हमें अनुभव होते हुए भी हमें थोड़ा से उस टॉपिक को नज़रअंदाज करते हुए हम निकल जाते हैं, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं, ये सब चीज़ का अनुभव और क्वेश्चन को टैकल करने का तरीका। तो इसी उद्देश्य के साथ अपने जानकारियों को आप लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करते हुए हमने वाटर सेट मैनेजमेंट का एक विषय डिसाइड किया है और चाहा है कि आप लोग शेयर करें। ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते रहते हैं। हमारा ये टारगेट है कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 1 से 2 वीडियो देखने के बाद ऑब्जेक्टिव के कोई भी क्वेश्चन आए तो हमारा ये टारगेट रहे कि क्वेश्चन 100% सही किया जाए। जैसा कि हमारे जो अनुभव रहे अभी तक की, चाहे AGTA ले लो, चाहे TGT PGT ले लो, चाहे आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो सम्मिलित कृषि सेवा संघ बनाया गया है उसके जरिए जो भी STA की वैकेंसी पहले आई या इसमें आई, सारे एग्जामों में 1-2 क्वेश्चन जरूर आए और बड़े बड़े एग्जामों में भी इसके थ्योरी के भी क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। तो हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए अपना जो टॉपिक है उस पर चर्चा करते हैं और धीरे धीरे हम अपने विषय में भी आप लोगों को परिचित कराएंगे। हम ऐसी कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं कह सकते, लेकिन जो भी है अपना छोटा सा स्ट्रगल से अपने को यहाँ तक पहुँचाने के लिए और आप लोगों को भी ये शेयर करके बताएंगे। और आपसे भी ये कामना करते हैं कि आप भी जिस उद्देश्य में हम लगे हैं वो आप यहाँ तक पहुँचेंगे और भी और ऊंचाइयों तक आप जाएं। तो हम इस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, वाटर सेट आप लोगों ने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन कभी कभी हम पढ़ के और आगे निकल जाते हैं। जब वहाँ डिफिनीशन की बात आती है, उसके कंपोनेंट से क्वेश्चन आते हैं, टाइप से क्वेश्चन आते हैं या ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन आते हैं, स्टेप से क्वेश्चन आते हैं, तो हम क्वेश्चन को पकड़ नहीं पाते और क्वेश्चन हमारे सामने से हमें मात देते हुए निकल जाता है। तो इसलिए हम इस पर चर्चा करते हुए आगे बढ़ते हैं कि वाटर सेट क्या है। जैसा कि वाटर सेट आप लोगों ने सुना होगा, तो वाटर सेट हम अपने सिंपली वर्डों में कहें तो पहला एक टर्म है कि जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ ड्रेनेज। पहला टर्म क्या है? जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ ड्रेनेज टू ए कॉमन पॉइंट बाय ए सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। इसमें 3 कीवर्ड हैं, एक तो है जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट, एक है सिस्टम ऑफ ड्रेनेज और 2 कॉमन पॉइंट्स। ये तीनों वर्ड अगर हमें पकड़ में आते हैं तो हम डिफिनेशन को पकड़ते हुए कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि वाटर सेट एग्जाम्पल ऑफ किसकी यूनिट है वाटर सेट, तो हम लगाते हैं जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट। विभिन्न ऑप्शन उसमें बन जाते हैं और आपको एक कीवर्ड पकड़ते हुए ऑप्शन को आप टैकल कर सकते हैं। दूसरा कि जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट के अलावा हम वाटर सेट में कुछ और पकड़ते हैं कि वाटर सेट है क्या जी। वाटर सेट एक तो है कि वाटर सेट ड्रेनेज बेसिन ऑब्लिक कैचमेंट एरिया है, इसको ड्रेनेज बेसिन या कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। अब कैचमेंट एरिया क्या होता है, जैसा कि आप लोग दिमाग में टर्म आनी चाहिए, कैचमेंट एरिया क्या है, कमांड एरिया क्या है, और ये सब कहीं न कहीं जब इरिगेशन के आप पूरे टॉपिक को कवर करेंगे तो वहाँ सब मिलेगा आपको। और जो है, तो पहले हम कैचमेंट एरिया पे चर्चा करते हैं। कैचमेंट एरिया क्या है? कैचमेंट एरिया वह जियोग्राफिकल एरिया है जहाँ पे बिजनेस, सर्विसेज
और विभिन्न इंस्टीट्यूशन सुचारू ढंग से काम करते हैं, वो कैचमेंट एरिया है। और एक कमांड एरिया सुना होगा। कमांड एरिया क्या है? आप लोगों ने सुना है, अब यही टर्म आ गया तो मैं बता देता हूँ। कमांड एरिया वह एरिया है जो रिसोर्सेस हैं हमारे पास इरिगेशन के, उस रिसोर्सेस से हमारी जितनी एरिया कवर होती है इरिगेशन के लिए, वो हमारी कमांड एरिया कहलाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने वाटर सेट में डिफिनीशन पढ़ी कि इट इज ए जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ ड्रेनेज टू ए कॉमन पॉइंट बाय ए सिस्टम ऑफ ड्रेनेज। ये हो गया हमारा वाटर सेट। जबकि कहीं भी डिफिनीशन में ऐसे आपको फंसाता है तो आप यहाँ से क्वेश्चन निकाल के और आराम से निकल सकते हैं। तो इसके टाइप्स पे आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइज वाटर सेट को 5 भागों में डिफाइन किया गया। विभिन्न पिछली बार भी एसटीए प्री में पूछा गया, अब की बार भी टाइप से दूसरी जगह से क्वेश्चन आए वाटर सेट में। तो हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज वाटर सेट को 5 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है मिनी वाटर सेट, दूसरा है माइक्रो वाटर सेट, तीसरा है मिली वाटर सेट और चौथा है सब माइक्रो, पांचवा है माइक्रो। पहले हम मिनी पे जाते हैं। मिनी वाटर सेट, मिनी वाटर सेट में ऑन द बेसिस ऑफ साइज पे इसका एरिया आता है 1 से 100 हेक्टेयर। माइक्रो वाटर सेट में इसमें एरिया आता है 100 से 1000 हेक्टेयर। मिनी माइक्रो और तीसरा आ गया मिली वाटर सेट। मिली वाटर सेट में आता है एरिया 1000 से 10,000 हेक्टेयर। चौथा क्लासिफिकेशन, चौथा बेस पे है हमारा सब माइक्रो। तो पहले हम मिनी याद करेंगे, उसके बाद माइक्रो याद करेंगे, फिर मिली याद करेंगे, फिर आ गया सब माइक्रो। सब माइक्रो में आ गया 10,000 से 50,000 और माइक्रो में आ गया मोर देन 50,000 हेक्टेयर। तो हम इसको याद कैसे करेंगे? पहले 1 से 100, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे 100 से 1000, फिर 1000 से 10,000 और फिर चौथे में आएंगे सब माइक्रो में तो 1000 से 50,000 हेक्टेयर और माइक्रो में आएंगे तो मोर देन 50 हेक्टेयर। तो हमें पिछली बार भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, अब की बार भी क्लासिफिकेशन से दूसरी भाषा में क्वेश्चन रहे। जब एक वीडियो हमारी और आएगी वाटर सेट पे तो सारे क्वेश्चन इसमें से कंफर्म हो जाएंगे। अब जब हम वाटर सेट कवर ही कर रहे हैं तो इसके सारे टॉपिक कवर करें, क्योंकि ये न रहे कहीं डिफिनीशन से पूछ लिया गया, कहीं टाइप से पूछ लिया गया और कहीं कंपोनेंट से क्वेश्चन डाल दिया गया तो हम उसको ट्रैकल ना कर पाए। तो हमारा एक मुहिम है कि क्वेश्चन टॉपिक कवर करने के बाद कहीं से भी आए हम क्वेश्चन को हर हाल में सही करके आए। तो स्टेप्स ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट, स्टेप्स क्या हैं वाटर सेट मैनेजमेंट करने के लिए? तो इसमें मोस्टली 4 स्टेप्स अपनाए गए हैं। एक है रिकॉग्निशन, पहला स्टेप है हमारा कि रिकॉग्निशन स्टेप, दूसरा है रेस्टोरेशन, तीसरा है प्रोटेक्शन, चौथा है इम्प्रूवमेंट। रिकॉग्निशन में हम क्या करते हैं? रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम, हम समस्या का पहचान करते हैं कि कौन सी समस्या है। समस्या जो हमें पहचान में मिल जाएगी तो दूसरा हमारा होगा रेस्टोरेशन, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद हम बेस्ट सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे रेस्टोरेशन फेज में। तो हो गया पहला रिकॉग्निशन, दूसरा रेस्टोरेशन, तीसरा है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन की तीसरी फेज है हमारी वाटर सेट मैनेजमेंट की, और इसमें हम क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि हमारा जो वाटर सेट है जनरल हेल्थ पे परफॉर्म कर रहा है, नॉर्मली फंक्शन है कि नहीं, नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, जनरल हेल्थ है उसकी और नॉर्मल ढंग से फंक्शन कर रहा है, ये हमारा हो गया प्रोटेक्शन। इस हिसाब से उसका केयर टेकिंग करें कि वो जनरल हेल्थ में वाटर सेट जनरल ढंग से काम करता हो, जनरल हेल्थ हो और नॉर्मल फंक्शनिंग करता हो। अब आ गया चौथी फेज हमारी इम्प्रूवमेंट फेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज होती है और इसमें क्या करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ऑल डेवलपमेंट। इंप्रूवमेंट में हम क्या करते हैं, होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ऑल डेवलपमेंट। होलिस्टिक अप्रोच का मतलब क्या है? होलिस्टिक अप्रोच का मतलब है कि हमारे पास जो भी है, जैसे एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस है या डेयरी फार्मिंग है या लाइव स्टॉक है, तो ये होलिस्टिक सोशियो इकोनॉमिकल ग्रोथ लेते हैं इसमें हम, और हम इस हिसाब से इसका मैनेजमेंट करते हैं कि हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट हो और हमारा जो है वाटर सेट प्रॉपर सुचारू ढंग से चलता रहे। तो हम 4 स्टेप अपनाते हैं, पहला रिकॉग्निशन, दूसरा रेस्टोरेशन, तीसरा है प्रोटेक्शन, चौथा इम्प्रूवमेंट। तो जैसा कि हमारे 3, एक डिफिनीशन हुई, दूसरा टाइप्स हुआ और चौथा हुआ स्टेप्स ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट।
हम क्या क्या स्टेप लेते हैं, रिकॉग्निशन, रेस्टोरेशन, प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट। रिकॉग्निशन में हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। रेस्टोरेशन में हम क्या करेंगे, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट सॉल्यूशन, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम बेस्ट सॉल्यूशन अपनाएंगे। तीसरी होगी प्रोटेक्शन, कि हमारा जो वाटर सेट है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा, जनरल हेल्थ में नॉर्मल फंक्शन हो रही कि नहीं आ रही प्रोटेक्शन में। और चौथा है इम्प्रूवमेंट में होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ऑल डेवलपमेंट, जिसमें हम सोशल इकोनॉमिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से वाटर सेट को इस हिसाब से बनाते हैं कि जिसमें एग्रोनॉमिकल अप्रोच प्लस लाइव स्टॉक प्लस डेयरी प्लस इसमें फॉरेस्ट प्रोडक्शन, ऑल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्प्रूवमेंट फेज को अपनाते हैं। तो 4 स्टेप्स हो गए। फिर एक आता है ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर सेटमेंट। ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर सेटमेंट, वाटर सेट, तो वाटर सेट के ऑब्जेक्ट क्या हैं। कभी कभी आपको जब थ्योरी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या करता है एग्जामिनर कि वाटर सेट की थ्योरी से 3 कॉन्सेप्ट दे देगा और एक को नहीं देगा और कहेगा कौन सा वाटर सेट का कंपोनेंट नहीं है। जैसे मैं बताता हूं, अगर कंपोनेंट कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट बात कर रहे हैं पहले। ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर सेट, ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट। तो ऑब्जेक्ट में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है वाटर सेट का। पहला नंबर आपको पता होगा कि सॉइल और वाटर उनका हम कंजर्वेशन करें, सॉइल और वाटर का कंजर्व करें, उनको नुकसान होने से बचाएं, उनको संरक्षित रखें। दूसरा हो सकता है कि वाइल्ड लाइफ क्रिएशन। दूसरा हमारा होगा कि वाइल्ड लाइफ का प्रिजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन। और नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा इरोजन कंट्रोल। सॉइल का जब सॉइल और वाटर के कंजर्वेशन की बात होगी तो उसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट पूरा होगा कि इरोजन कंट्रोल। अब इरोजन अगर कंट्रोल हो रहा तो उससे क्या होगा, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, जिसको बोलते हैं रिसाइकलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। रिसाइकलिंग कैसे करेंगे, जब हम वाटर हार्वेस्टिंग अपनाएंगे। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा और क्या हुआ कि वाटर हार्वेस्टिंग, इसी का ऑब्जेक्ट है वाटर हार्वेस्टिंग या रिसाइकलिंग, रिचार्जिंग ऑफ ग्राउंड वाटर। और नेक्स्ट हमारा होगा कि कंट्रोल ऑफ फ्लड। जब हम इरोजन कंट्रोल की बात करते हैं, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्ट सीधा जुड़ा होगा उससे कि कंट्रोल ऑफ फ्लड्स, हम बाढ़ को नियंत्रित करें। एक ऑब्जेक्ट हमारा वाटर सेट का ये। फिर नेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट होता है कि प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। हम इस हिसाब से मैनेजमेंट करें वाटर का कि सभी जगह पे ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो, चाहे डोमेस्टिकल बेस पे हो, चाहे इंडस्ट्रियल बेस पे हो, चाहे ड्रिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हो, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और एक हमारा नेक्स्ट होता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। ये सारी चीजें सुचारू ढंग से चलती हैं, तो इसीलिए तो हम इसको कहते हैं कैचमेंट एरिया, क्योंकि कैचमेंट एरिया में बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस, सर्विस, इंस्टीट्यूशनल, ऑल फेवरेट इस जियोग्राफिकल प्लेस पे सारी कंडीशन फेवरेबल होती हैं, तो हमारा हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। और एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट होता है कि हम रिक्रिएशन का मतलब है कि हम यहाँ कुछ इस हिसाब से जब नेचुरलिटी को मेंटेन करेंगे हर तरह से, तो हमारे एक नया रिक्रिएशन डेवलप होगा। और एक और मेन ऑब्जेक्ट हो सकता है कि, हो सकता नहीं है कि, जैसे है कि इनइक्वलिटी बिटवीन ड्राई लैंड एंड इरिगेटेड एरिया। इरिगेटेड एरिया, अब जैसे आप लोगों को अभी ड्राई लैंड फार्मिंग पढ़ेंगे तो आप उसमें क्लियर होगा। तो ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है, ड्राई लैंड फार्मिंग, रेनफेड फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग में क्या करते हैं हम कि जहाँ 750 एमएस से कम बारिश होगी उस एरिया से और इरिगेटेड एरिया दोनों के बीच की इनइक्वलिटी को कम करेंगे। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होगा वाटर सेट मैनेजमेंट का। तो हमने 4-5 पॉइंट कवर के लिए। पहला पॉइंट है हमारा कि सॉइल और वाटर को कंजर्व करना, इरोजन को कंट्रोल करना, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेशन करें हम। और नेक्स्ट है कि इनइक्वलिटी बिटवीन ड्राई फार्मिंग एंड इरिगेटेड एरिया की इनको मिनिमाइज करना, इनइक्वलिटी बिटवीन ड्राई फार्मिंग
या ड्राई लैंड पे और इरिगेटेड एरिया के बीच की इनइक्वलिटी को कम करना। तो ये हमारे मेजर ऑब्जेक्ट रहे। इसमें से कोई भी ऑब्जेक्ट को हटा के और सीधे वो पूछ सकता है कि इसमें से वाटर सेट मैनेजमेंट का कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब जैसे सारे पॉइंट दे दिए उसने, मान ली दे दिए कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर, वाइल्ड लाइफ रिजर्वेशन और एसेसिलेटेड ऑफ द इरोजन, इरोजन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट ऑप्शन एक डाल दिया, इरोजन को बढ़ावा देना। अगर हमने जरा से भी क्वेश्चन को सही से नहीं पढ़ा तो वहीं क्वेश्चन मार के आप निकल जाओगे और गलती करके चले जाओगे। तो हम जब हमारे उद्देश्य क्लियर होंगे कि हमारा किस उद्देश्य से वाटर सेट लिया गया, तो हमारे यहाँ से क्वेश्चन हर हाल में निकल जाएंगे। अब हम इसके बाद आगे चलते हैं। जैसे कि हमारे पॉइंटों से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम जो अपना बताना चाह रहे थे कि ऑब्जेक्ट ऑफ वाटर सेट में आप लोग समझ गए होंगे। अब हम आते हैं कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट। कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट की क्या क्या कंपोनेंट हैं? कंपोनेंट मतलब मेजर पार्ट्स हैं जो उसके वाटर सेट मैनेजमेंट के। इसमें से एक हमारा है लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन। लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन मतलब भूमि और वाटर का संरक्षण करना। इसमें दो विषय आते हैं, एक इन सीटू एक एक्स सीटू। लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन में इन सीटू में आता है कंटूर बंडिंग। कंटूर बंडिंग के जैसे क्वेश्चन आप लोगों ने सुना होगा, कंटूर बंड्स के लिए स्लोप कितना होना चाहिए? 6%। ग्रेड बंड के लिए 2 से 9% या 3 से 9%। ठीक। और ट्रेसेस है, तो इसके विषय में एक अलग सॉइल कंजर्वेशन का विषय जब लेंगे तो इसको हम स्पष्ट करेंगे। फिर आ जाता है एक्सीटू कंजर्वेशन। एक्सीटू में हमारा होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड। एक्सीटू में जो फार्म पॉन्ड हम बनाते हैं दूसरी जगह पर पानी को वाटर हार्वेस्ट करके और उसके सिंचाई के लिए यूज करते हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड हो जाता है। एक होता है चेक डैम। चेक डैम बनाते हैं हम वाटर के बड़े रूप को उसको हम कन्वर्ट करके दूसरी जगह पे डाइवर्ट कर देते हैं और उसको चेक डैम के माध्यम से दूसरे साइड भेज के हम फ्लड से कंट्रोल कर लेते हैं। तो हमारा चेक डैम एक हो गया। एक हो गया गली कंट्रोल चैनल। ये होता है हमारे सारे तीनों विषय जो है हमारे गली कंट्रोल चैनल, ये हमारे एक्सीटू के विषय हैं। तो इन सीटू एक्सीटू आप इसमें क्लियर हो गए। अब एक आता हमारा कि नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट। तो नेक्स्ट कंपोनेंट वाटर सेट में हमारा आता है कि पहला हो गया लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन, दूसरा हो गया क्रॉप डाइवर्सिटी, दूसरा हो गया क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटेंसिफिकेशन। ये क्या है? जैसा कि आप लोग समझ रहे होंगे गेहूं धान, गन्ना गन्ना गन्ना, धान धान धान। इससे क्या हो रहा है कि हमारी भूमि की जो फर्टिलिटी है वो ह्रास हो रही है। तो हम क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन की तरफ ले जा रहे हैं। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे तो हमारे पास रिस्क फेल्योर होने के चांसेस कम से कम रहेंगे। तो क्रॉप डाइवर्सिटी वाटर सेट का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन है इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफिकेशन में क्या है कि हम उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ा दें। मतलब ये कभी कभी देखते हैं हम गेहूं धान के बाद जायद वाले में हम पूरा हमारी फसल खाली रहती है, तो हम उसमें नहीं करेंगे। मतलब है कि जो जायद वाली फसल थी इसके जगह पे हम जायद की कोई फसल ले लेंगे, चाहे मूंग ले लें, चाहे मक्का ले लें, चाहे ककड़ी खीरा तरबूजा ये ले लें, लेकिन इंटेंसिफिकेशन रखेंगे। या हमारे जो मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग होती हैं इसके बेस पे जो विभिन्न जगह पे मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग अपाई जाती है, तो इंटेंसिफिकेशन को उस रूप में अपना सकते हैं। अब नेक्स्ट हो गया कि यूज ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेस। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारा है यूज ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेस। मल्टीपल रिसोर्सेस का यूज करने का क्या मतलब है? पहला हुआ कि सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, दूसरा हुआ हमारा कि हम क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटेंसिफिकेशन, कि हम क्रॉप डाइवर्सिटी को अपनाएं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करें और उसमें ताकि रिस्क के चांसों को कम से कम मिनिमाइज किया जाए और इंटेंसिफिकेशन किया जाए, क्रॉप में इंटेंसिफिकेशन लाया जाए, उसमें क्रॉपिंग इंटेंसिटी को उसको बढ़ाया जाए। नेक्स्ट हो गया कि यूज ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेस। मल्टीपल रिसोर्सेस का यूज करने का मतलब है कि हम एग्रो फॉरेस्ट्री प्लस लाइव स्टॉक प्लस एग्रोनॉमिकल क्रॉप
वो साथ साथ में एग्रोनॉमी प्लस एग्रो फॉरेस्ट्री प्लस लाइव स्टॉक, ये तीनों को जितने भी रिसोर्सेस हैं, एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट को बाई प्रोडक्ट को सारे प्रोडक्ट को यूज करते हुए, यूज ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेस को यूज करते हुए हम कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इससे हमारी सॉइल और वाटर दोनों के जो है फर्टिलिटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सॉइल और वाटर की क्या फर्टिलिटी होती है, मतलब सॉइल और वाटर की जो गुणवत्ता होती है उसमें हरासमेंट नहीं होगा। अब आ गया हमारा नेक्स्ट हो गया कि कैपेसिटी बिल्डिंग। चौथा पॉइंट हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग क्या है? कैपेसिटी बिल्डिंग ये है कि इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। इफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्सेस का ऑन द बेस ऑफ सस्टेनेबल। हम कैपेसिटी बिल्डिंग में लो कॉस्ट इनपुट अपनाएंगे और उनका इफिशिएंट यूज करेंगे, जैसे बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड। इस बेस पे हम कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? आप बहु परिचित होंगे कि जब हम वाटर को, बरसात के पानी को संग्रह करते हैं, इसके विभिन्न, एक टॉपिक ही पूरा है, तो इसमें हम बरसात के पानी को संग्रह करके जो हमारे वाटर हार्वेस्टिंग के विभिन्न स्ट्रक्चर हैं, चाहे तुम्हारे कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड है, उस पे हम वाटर हार्वेस्ट करके उसको हम सिंचाई के रूप में यूज करते हैं, या हम छत के पानी को संग्रह करके रिसाइकलिंग ऑफ ग्राउंड वाटर करते हैं, तो वो तो अलग हो गया, लेकिन है वाटर हार्वेस्टिंग का ही विषय। तो वाटर हार्वेस्टिंग चौथा हमारा कंपोनेंट हुआ। पांचवा होगा वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट कंपोनेंट हुआ हमारा क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। ये जो हम पॉइंट बता रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? पहला है कि हमारा लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन। लैंड एंड वाटर कंजर्वेशन, हमें लैंड और वाटर को कंजर्व करना है। इसमें इन-सीटू एक्स-सीटू। इन-सीटू में कंटूर बंडिंग, ग्रेडेड बंडिंग टेरेसेस। एक्स-सीटू में कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म पॉन्ड एंड चेक डैम या गली कंट्रोल चैनल। दूसरा हुआ हमारा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटेंसिफिकेशन। नेक्स्ट हुआ यूज ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज। मल्टीपल रिसोर्सेज में क्या करेंगे? लाइव स्टॉक्स, डेयरी और हमारे जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं उनको अपना के हम यूज ऑफ मल्टीपल रिसोर्सेज करेंगे। नेक्स्ट चौथा पॉइंट रहा कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग में इफेक्टिव एंड इफिशिएंट यूज करेंगे ऑफ रिसोर्सेज का ऑन द बेसिस ऑफ सस्टेनेबल। अब हो गया हमारा, इसमें हम क्या करते हैं कि कैपेसिटी बिल्डिंग में लो कॉस्ट इनपुट अपनाते हैं। लो कॉस्ट इनपुट क्या है? जैसे बायो फर्टिलाइजर, बायो पेस्टिसाइड, ये कैपेसिटी बिल्डिंग के रूप में काम करते हैं। अब नेक्स्ट हो गया वाटर हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट मैनेजमेंट। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बेस पे हम वाटर सेट को कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे ये मेजर कंपोनेंट है। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर सेट में क्रॉप मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं, जैसे हम मल्चिंग अपनाते हैं, कवर क्रॉप लेते हैं, चॉइस ऑफ क्रॉप करते हैं, कौन सी क्रॉप किस एरिया में। जैसे है कि हम बुंदेलखंड रीजन में चले जाएं और वहाँ हम धान गेहूँ की बात करें तो संभव तो है, लेकिन वो चॉइस ऑफ क्रॉप का सही रिजल्ट नहीं है। चॉइस ऑफ क्रॉप में है कि हम उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन में कम वाटर रिक्वायरमेंट की क्रॉप को ग्रो करें, तो चॉइस ऑफ क्रॉप में हो गया। ठीक, कंटूर कल्टीवेशन हुआ, कवर क्रॉपिंग हुई। कवर क्रॉप में क्या आता है? कवर क्रॉप में आपको कवर क्रॉप की एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे लोबिया हो गया, मूंग हो गई, ये तुम्हारी कवर क्रॉप है। अब कवर क्रॉप पे हम चर्चा कर रहे थे, यही एक विषय आता है कि इरोजन रेजिस्टेंस क्रॉप और इरोजन परमिटिंग क्रॉप। जैसे कि नाम से ही आपको कंफर्म होगा कि इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप वो क्रॉप होती है जो इरोजन को कंट्रोल करती है। जैसे तुम्हारे हो गए लोबिया, मूंग, ये कवर क्रॉप ही हैं, लेकिन ये इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट होता है इरोजन परमिटिंग क्रॉप, जैसे हो गया तुम्हारा मेज। ये इरोजन कंट्रोल करने में इनका हेल्प नहीं होता है, क्योंकि ये जो है सॉइल को कवर नहीं किए होती है, इस वजह से इनको इरोजन परमिटिंग क्रॉप में रखा गया है।
तो नेक्स्ट हमारा जो भी अगला विषय आएगा जो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट, और हम डिफरेंस स्कीम ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट की जो विभिन्न स्कीमें लाई गई हैं, ये दोनों पॉइंट पढ़ने के बाद हमारे वाटरशेड के कोई भी क्वेश्चन जो भी पूछे जाए किसी भी एग्जाम में, और हम इसके साथ में ऑब्जेक्टिव भी आपका कराएंगे ताकि आप लोगों का किसी भी एग्जाम से वाटरशेड मैनेजमेंट से क्वेश्चन आए तो आप 100% कवर कर ले जाएं। जय हिंद।